हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम पढ़ेंगे इसमें माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो है उस पर किस तरह से माइक्रोब्स जो है वो वर्क करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो बायोगैस जो है वो एक मिक्सचर होता है जिसमें प्रीडोमिनेंटली जो है मीथेन होता है मुख्य रूप से, और इसमें सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा ये उत्पन्न होती है, यानी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उससे ये प्रोड्यूस होती है, और इसको हम फ्यूल के जैसे यूज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो इन्हीं जो गैस उत्पन्न होती है वह उन सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर जो है वो निर्भर करती है कि उन्होंने कौन से जो है कार्बनिक कंपाउंड्स जो है वो यूज़ किए हैं, और उस पर ही जो है वो गैस जो है वो बेस्ड रहेगी कि कौन सी गैस वो रिलीज़ कर रहा है। सो जैसे कि गीले आटे का किण्वन है, फर्मेंटेशन है ऑफ डो, देन चीज़ मेकिंग है, चीज़ का निर्माण है, या पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही जो है वो मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। जबकि कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, और जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, और वो CO2 और H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी जो है वो उत्पन्न करते हैं। यानी एनारोबिक कंडीशन में जो है वो CO2 H2 के साथ मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मीथेनोजेंस, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मीथेन का उत्सर्जन कर रहे हैं ये। तो ये जो सामान्य जीवाणु है इन्हें मिथेनोबैक्टीरियम है, ये मिथेनोबैक्टीरियम कहलाते हैं, ये कॉमन जो बैक्टीरियम है। और ये बैक्टीरिया जो है वो कॉमनली एनारोबिक स्लज जो है उसमें पाई जाती है, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट अभी हमने देखा था, कीचड़ जो है उसमें ये पाया जाता है, जो वाहित मल उपचार है उसमें ये किया जाता है। सो जीवाणु पशुओं जो ये जो जीवाणु है वो पशुओं के र्यूमन में, यानी जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, तो इनके र्यूमन में ये पाया जाता है। अमाशय जो है प्रथम अमाशय में भी पाया जाता है, और रूमन में सेल्यूलोजी पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, तो सेल्यूलोज जो है वो बहुत अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो रूमन में ये जो जीवाणु है वो सेल्यूलोज को तोड़ता है, और फिर उसमें जो है पशुओं को जो पोषण है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन्हीं के ब्रेकेज से जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में ये मीथेन जो है वो बनता है, जबकि ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो सामान्य तो गोबर है, जो पशुओं का मल है, उसमें ये जो जीवाणु है, जो मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोबर में पादपों के सेल्यूलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग जो है हम बायोगैस पैदा करने में कर सकते हैं। तो इसे हम गोबर गैस कहते हैं, जो बायोगैस हम बनाते हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा है उससे। तो यहाँ पे एक जो है डायग्राम दे रखा है बायोगैस प्लांट का। तो इसमें एक डाइजेस्टर है, यहाँ पे गोबर और जल को मिलाकर जो है इसमें डाला जाता है, और ये सब डाइजेस्टर में जाता है, और फिर बैक्टीरिया इस पर जो है एक्ट करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, और यहाँ से जो है मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं। इस टैंक में इसको स्टोर करके रखा जाता है, और एक आउटलेट है जो कि इस गैस को जो है बाहर निकालता है, और ये गैस जो है फ्यूल की तरह यूज़ की जा सकती है। और इसके बाद में जो स्लज बच जाता है, जो उसे जो है मेन्योर की तरह रूप में जो है यूज़ कर सकते हैं खेतों वगैरह में। सो ये जो बायोगैस का संयंत्र है, ये टैंक जो है 10 से 15 फीट गहरा होता है, और इसमें अपशिष्ट संग्रहित है, गोबर की जो कर्दम स्तरी भरी जाती है, और कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन जो है वो रखा जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण जो गैस है वो टैंक में भरती रहती है, और ये ढक्कन को जो है ऊपर उठाता रहता है। और बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है और जो पाइप से जुड़ा हुआ रहता है, और इसी पाइप की सहायता से जो आसपास के घर हैं उनमें बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। सो इस प्रकार जो बाकी का जो कर्दम है जो बाहर निकाला जाता है, उसे हम उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये गोबर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मात्रा में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एनिमल जो है वो पाले जाते हैं फॉर फूड, और बाकी की जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। सो गाँव में स्पेशली हम बायोगैस संयंत्र जो है वो लगा सकते हैं, अधिक से अधिक जो है लगा सकते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इसके लिए उसकी कोई कमी नहीं होगी वहाँ पे।
और इसको हम जो है खाना बनाने के लिए और प्रकाश पैदा करने के लिए जो है उपयोग में ले सकते हैं। यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है जनरेट हो सकती है और जो है बायोगैस को गैस के रूप में यानी फ्यूल जो फूड कुकिंग है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सो बायोगैस भारत में जो है बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास जो है मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये यहाँ पे यानी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका ये कंबाइंड एफर्ट है। तो अब दूसरा है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव हैं यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में किस तरह से ये काम आते हैं। जो बायो कंट्रोल जो है वो होता है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है वो किस तरह से प्लांट्स में जो डिजीज़ और पेस्ट है उनको कंट्रोल करने का जो बायोलॉजिकल मेथड है उसे हम बायो कंट्रोल कहते हैं। ये समस्याएं जो है रसायनों, कीटनाशकों तो और कीड़ानाशकों के बढ़ते हुए प्रयोगों की जो है सहायता से नियंत्रित की जाती है। हम ये यूज़ करते हैं केमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह है, इनको कंट्रोल करते हैं पेस्ट वगैरह को। तो ये केमिकल जो है वो टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और बाकी के एनिमल्स के लिए भी। और इसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूशन भी उसमें फैलाते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं, जैसे सॉइल का, ग्राउंड वाटर का और हमारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट्स हैं उन सबको ये पॉल्यूट कर देते हैं। और इसके अलावा हमारी जो सॉइल है वो भी पॉल्यूटेड हो जाती है और जो खरपतवार नाशों का प्रयोग खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है तो वो भी जो है नुकसानदायक होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ जो है यानी पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण ये किस प्रकार किया जाता है। एग्रीकल्चर में यानी कृषि में जो है पीड़कों के नियंत्रण की ये विधि जो है रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर जो है अधिक निर्भर करती है, यानी नेचुरल प्रीडेशन पे निर्भर करती है रादर देन केमिकल्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो जो जैव विविधता की ही जो है स्वास्थ्य की कुंजी है। ऑर्गेनिक फार्मर जो है उनके अनुसार कि जो जैव विविधता है वही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वो उतनी अधिक जो है स्थायित्व प्रदान करती हैं। ऑर्गेनिक फार्मर जो है यानी जो कृषक है वो एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, जिन्हें हम पीड़क भी कहते हैं, उन्मिलित नहीं होते हैं और वह इसके बजाय उन्हें नियंत्रित स्तर पर एक जीवित और कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जो है संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का जो है ये निर्माण करते हैं यहाँ पे। यानी कि वो जो पेस्ट है उनको इरेडिकेट नहीं करते हैं बल्कि उनको मैनेजेबल लेवल्स पे जो है बना के रखते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंस का। उसी के थ्रू जो है उसको चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं कि वो अनियंत्रित नहीं हो लेकिन वो नुकसान भी ना पहुंचाए और वो एक्सटिंक्ट भी ना हो इस तरह से, क्योंकि उनका होना भी उतना ही ज़रूरी है इकोसिस्टम में बैलेंस को बनाए रखने के लिए। जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है हमारी, जो परंपरागत जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या होता है कि ये विपरीत स्थिति हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं तो जिनसे कि जो यूज़फुल और हार्मफुल जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो दोनों ही मर जाती हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते बिटवीन यूज़फुल एंड हार्मफुल। हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोगों द्वारा मार देता है, इसके साथ साथ जो लाभप्रद है वो भी मर जाते हैं। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण है जिसमें करोड़ों जीवों के मध्य जो है पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का जो है विकास होता है यहाँ पे। यानी जो इंटरेक्शन है बिटवीन द मायरिड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि फील्ड की फौना और फ्लोरा जो है बनाते हैं, उनके बीच का ये इंटरेक्शन होता है जो ऑर्गेनिकली किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है उनका ये व्यू है कि इरेडिकेशन जो है क्रिएचर का वो लाभप्रद नहीं होता है। यानी एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है उनका कि जैसे कि जीवों का उन्मूलन जो है, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा जाता है, केवल असंभव ही नहीं है बल्कि अवांछनीय भी है। यानी ये अनडिज़ायरेबल भी है और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनके बिना जो बेनिफिशियल प्रीडेटर्स हैं जो उनको खाते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन पेस्ट वगैरह को मार देंगे तो जो प्रीडेटर्स हैं, जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो डिपेंड करते हैं उनमें फॉर देयर फूड और होस्ट के रूप में जो है उनको लेते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा।
तो इसलिए जो जैव नियंत्रण विधि है उससे विषाक्त रसायन तथा पीड़ानाशकों पर हमारी जो आश्रितता है वो काफ़ी हद तक जो है घट जाएगी। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पे चेक जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं, और जो पॉपुलेशन है हार्मफुल बर्ड्स की वो भी उतनी नहीं बढ़ पाती है। सो जैसे कि जो बीटल है, जो लेडी बग है, वो जो जिन पे लाल और काली जो धारियाँ, जो डॉट्स जैसे पाए जाते हैं, मार्किंग्स पाई जाती है, वो बीटल जो है वो सबने देखी होगी। तो ये जो है, इसके अलावा जो व्याध पतंग है, जो ड्रैगन फ्लाई है, ये एडिफो और मच्छरों से जो है छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण होते हैं, लाभप्रद होते हैं। परंतु जहाँ तक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारकों का यहाँ पे प्रश्न है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis बीटी जो है वो, उसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। तो ये जो बायोजेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उसमें ये जो है जीन जो है डाला जाता है इसे लेकर, जैसे बीटी कॉटन वगैरह बनाया गया है, बीटी ब्रिंजल बनाया गया है। तो ये बैक्टीरिया जो बेसिलस thuringiensis है, ये चेक करता है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी पॉपुलेशन को। तो ये एक बायोलॉजिकल जो है कंट्रोल का मेथड है। इसके अलावा जो सूक्ष्म बीजाणु है, स्पोर्स है, सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह जो है, ब्रेसिका, और फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खाई जाती हैं, उन पर छिड़काव किया जाता है। और लार्वा की जो पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है वो लार्वा, और उससे जो है लार्वा की मृत्यु हो जाती है। और उसके अलावा जीवाणु ये कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को ये हानि नहीं पहुँचाता है। तो ये हमने जो है बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, और इसको हमने उत्पन्न किया है। सो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत जो है कवक ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें पादप रोगों का जो है वो उपचार किया जाता है इस ट्राइकोडर्मा से। तो ट्राइकोडर्मा प्रजाति जो है एक मुक्त जीवित कवक है, यानी ये फ्री लिविंग जो है फंगस है, एक फंजाई है, और ये बहुत कॉमन है इन रूट इकोसिस्टम, यानी रूट्स में ये पाई जाती है, और ये बहुत इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं बहुत सारे जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट। उसके अलावा बैक्यूलोवायरसेस एक रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों यानी ऑर्थोपॉड्स पर हमला करते हैं। अधिकांश जो बैक्यूलोवायरसेस है जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह किए जाते हैं इनका, और ये जो है न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं, और ये विषाणु जो है प्रजाति विशेष संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए जो है अति उत्तम माने गए हैं ये वाले जो वायरस है वो। सो ये स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम जो है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होती है इनकी। सो इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट्स पे, या फिर मैमल्स, बर्ड्स, फिश, या फिर जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उन पे भी इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये स्पेशली जो है डिज़ायरेबल होता है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हैं वो कंजर्व किए जाएँ टू एड इन ऑल द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो जब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया हो, जब वो ट्रीट किया जाता हो, तो वहाँ पे हमको इसका ध्यान रखना होता है कि कोई एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए, और उसकी वजह से जो है सक्सेसिव एक्सटिंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बायो कंट्रोल जो वो हेल्प करता है हमको जो बैलेंस है उसको बनाने में। अब नेक्स्ट जो है इसमें है कि जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो अभी जो हम देखेंगे हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषित हो गया है, क्योंकि इसका ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है सबकी लाइफ्स को, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और ये एक ग्लोबल कंसर्न है। सो कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, और इससे जो है ये प्रदूषण होता है, इससे सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग कम करके, और जो जैव उर्वरक हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी, और जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को जो है बढ़ाते हैं, और ये सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस करते हैं जो पोल्यूशन है जो ड्यू टू एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको ये काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस करते हैं।
सो यहाँ जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जो है वो हो सकता है जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरियम। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में जो स्थित ग्रंथियाँ होती हैं वो उसमें देखा था हमने कि उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो कि एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो उसमें जो है राइजोबियम होता है जो सहजीवी संबंध द्वारा जो है ये काम करता है। और उस अन्य जीवाणु जो है जैसे कि एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, ये भी जो है मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं और ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। सो इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन जो अवयव है वो बढ़ जाता है, अवयव जो है वो बढ़ जाता है, यानी जो नाइट्रोजन कंटेंट है इन द सॉइल वो बढ़ जाता है, इसको एनरिच करते हैं। और उसके अलावा कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध यानी माइक्रोराइजा जो है वो उपस्थित होता है। और इसमें जो है कवकीय सहजीवी मृदा यानी ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य जो है वो माइक्रोराइजा बनाते हैं। इसमें कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो मूला तोड़ रोगजनक है उसके प्रति भी प्रतिरोधकता और लवण तथा सूखे के प्रति सहनशीलता और कुल वृद्धि तथा विकास ये जो है उसमें भी हेल्प करते हैं, यानी जो रूट बॉर्न पैथोजन है उनके प्रति रेजिस्टेंट करते हैं। और उसके अलावा जो है टॉलरेंस देते हैं टूवर्ड्स द सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज करते हैं प्लांट ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। और इनमें से बहुत से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है वो स्तरीकरण करते हैं यानी फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे एनाबिना है, नॉस्टॉक है और ऑसिलेटोरिया है। जो पैडी फील्ड्स होते हैं जो कि धान के खेत हैं उसमें साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज करता है उसकी फर्टिलिटी को, यानी कि उसकी उर्वरता को ये बढ़ाता है, जो नील हरित शैवाल है। अभी हमारे देश में जो जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या जो है बड़े पैमाने पे बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अभी हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है और बायो फर्टिलाइज़र्स को जो है जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। किसान इनका जो है अपने खेतों में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा जो है उसकी पोषक की भरपाई और रसायन उर्वरकों पर जो आश्रितता है वो कम हो रही है। ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।